साल 1922 से लेकर 1991 तक सोवियत यूनियन ने बहुत से प्रयोग किए, जिनमें से कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे। ऐसी कोई ना कोई कहानियां आपने जरूर सुनी होगी और इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थीरीज को लेकर एक ब्रिटिश फिल्म बनाई गई साल 2014 में, जिसका नाम है द हाइब्रिड। एक खुफिया मिशन पर निकले कुछ ब्रिटिश सैनिकों को जमीन के अंदर सोवियत यूनियन के किए गए एक भयानक राज का पता चलता है। कहानी समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है जिम पाउल नाम के कैदी से, जो इस समय सब सहारन अफ्रीका के जेल में था। उसे किस जुर्म के लिए कैद किया गया इसकी जानकारी तो नहीं मिलती, मगर उसे काफी टॉर्चर किया जा रहा था। तभी एक दूसरा जेलर कमरे का दरवाजा खोलता है क्योंकि जिम के लिए कोई आया था। जिम असल में भाड़े का कातिल है। इसके अलावा भी उसने कुछ खुफिया मिशंस में मदद की और शायद यहाँ अफ्रीका में भी वो ऐसे किसी मिशन में पकड़ा गया होगा। एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे जिम और जिम जैसे और लोग एक खुफिया मिशन के लिए चाहिए थे। पैसा देकर जिम को चुरा लिया गया। एक वैज्ञानिक थी लीला नाम की औरत, जो पहले एक सोवियत लैब में काम कर चुकी थी। वहां दुनिया से छुपकर बड़े ही अजीब और खतरनाक प्रयोग हो रहे थे, खासकर इंसानों पर। वहां निकलने से पहले लीला ये जानकारी ले आई थी कि एक खास प्रयोग सफल होने के करीब है और शायद वो कुछ ऐसा था जो दुनिया को बदल सकता था। जिस कंपनी ने इन्हें हायर किया था उन्हें उस प्रयोग की सारी जानकारी चाहिए थी। वो लैब उज़्बेकिस्तान में कहीं था, मगर अब वहां रशियंस का नहीं बल्कि वहां के लोकल मिलिट्री का कब्जा था। ये लैब जमीन के नीचे थी और बहुत बड़ी भी। दरअसल डॉक्टर एरविन नाम की एक सीनियर साइंटिस्ट किसी गैर कानूनी प्रयोग पर काम कर रही थी और अब वो रिसर्च पूरा होने ही वाला है। इसलिए जिम और उसके साथियों को ये मिशन दिया गया कि वो छुपकर उस लैब में दाखिल होंगे और रिसर्च की जानकारी चुरा कर ले आएंगे, इससे पहले कि डॉक्टर एरविन वहां से भाग जाए और वो रिसर्च भी अपने साथ ले जाए। जिम की एक टीम थी। पहले भी ये कई मिशन पर एक साथ गए थे और इस बार भी जिम को उसकी पुरानी टीम दी जा रही है। जिम के अलावा थे हैरिस और विलियम। ये दोनों इंजीनियर थे और हैरिस जिम का पुराना दोस्त भी था। इसके अलावा सैनिकों में एक लड़की एंटोनियो और दो आदमी कॉरी और मैसन। ये तो थी जिम की टीम। और जिसके कहने पर यह मिशन हो रहा था, यानी डॉक्टर लीला, तो उसका एक साथी था स्पेंसर, जो असल में उसका पर्सनल असिस्टेंट था। मिशन की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जिस दिन ये निकलने वाले थे, जिम स्पेंसर को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, मगर चूंकि मिशन को लीला लीड कर रही थी इसलिए उसकी बात मानी जाती है। फिर ये सभी मिशन पर निकल चुके थे। रास्ते में ये एक सुनसान जंगल से गुजरते हैं जहाँ कुछ लाशें लटकी हुई थी। जिम उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर लैंड माइंस लगे हुए थे। इस इलाके में आना सख्त मना था। खैर ये घूम कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि समय बहुत कम था, इसलिए इन्हें लैंड माइन वाले इलाके से ही गुजरना पड़ा। ये काफी ध्यान से आगे बढ़ रहे थे और थोड़ा आगे जाने पर इन्हें बाइक की आवाज सुनाई दी। ये सभी तुरंत चुप जाते हैं। बदकिस्मती से बाइक वाला इंसान वहीं रुक गया। वो वहां छानबीन करने लगा। असल में ये एक लड़की है जो उसी मिलिट्री के लिए काम करती है। कुछ देर बाद ये वहां से चली गई। ये लोग बाल बाल बचे। ये आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग बेस तक पहुंच चुके थे। प्लान ये था कि हैरिस और विलियम टेक्नीशियन बनकर अंदर जाएंगे और सिक्योरिटी कैमरास को अपने कब्जे में लेकर अपने साथियों को अंदर आने में मदद करेंगे। ये मुश्किल जरूर था क्योंकि हैरिस और विलियम की रशियन इतनी अच्छी नहीं थी, मगर हैरिस चालाक था। वो नशे में धुत होने का नाटक करता है जिससे उसके एक्सेंट पर किसी को शक नहीं होता। जिम और उसके बाकी साथी ये सब दूर से देख रहे थे। उन्हें तो लगा कि जल्द ही वो पकड़े जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। विलियम और हैरिस के अंदर जाने से पहले वहां दो सिविलियंस को लाया जाता है, एक लड़का और एक लड़की। लड़के को तो उसी समय मार दिया गया और लड़की को बंदी बना लिया गया, जिससे ये बात साबित होती है कि यहाँ जंगल राज है, कोई नियम कानून नहीं। यहाँ का जो लीडर था वो सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों को मारता था। इसलिए जिम और उसके साथियों को ये समझ लेना चाहिए कि वो शेर के मुंह में हाथ डालने जा रहे थे। अंदर आने पर हैरिस और विलियम बेस की सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके जरिए बाकी टीम को अंदर आने में मदद मिले। अब एक एक करके वो सभी अंदर आ चुके थे। इस बीच वो लड़की जिसे इन्होंने जंगल में देखा था वो विलियम के पास आती है और पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो विलियम कहता है कि हमें यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए बुलाया गया है। उस लड़की को इनकी बात पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिलहाल वो उन्हें कुछ नहीं कहती क्योंकि उसके पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था।
दूसरी तरफ जिम और उसकी टीम अंदर आ चुके थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंजीरों से बंधी एक औरत मिली जो काफी तकलीफ में थी। मैजन पूछता है कि हम क्या करें, इसे छुड़ाए या ऐसे ही रहने दे। यह बहस हो ही रही थी। लीला कहती है कि हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते और तभी एक सैनिक अंदर आया। हैरिस ने जल्दी से लाइट बंद कर दी और वो सभी उस पर हमले के लिए तैयार थे। जैसे ही वो सैनिक दरवाजा खोलता है, कोरी उसका गला काटकर उसे मार देता है। खुद को बचाने की कोशिश में उस सैनिक ने गोली चलाई जो सीधा उस महिला को लगी जो बंधी हुई थी। अब वो मर चुकी थी और ये दोनों लाशें जब यहाँ के बाकी लोग देख लेंगे उन्हें शक हो जाएगा कि बेस में कोई घुसा है। तब स्पेंसर वहां एक ऐसा सीन बना ले रहा है जिससे लगे कि ये सैनिक इस लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को बचाने के चक्कर में लड़की ने इस सैनिक को मार दिया। इससे इन्हें और समय मिल जाएगा। अब इसके बाद लीला उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम में ले जाती है। सभी हाथों में बंदूक और टॉर्च लिए आगे बढ़ रहे थे। एंटोनियो को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, मगर उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। ये टनल्स किसी भूल भुलैया की तरह थे। विलियम और हैरिस उन पर सीसीटीवी कैमरा से नजर रख रहे थे। वो देखते हैं कि कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। हैरिस उन्हें सावधान करना चाहता था, मगर वो लोग काफी गहराई में जा चुके थे। रेडियो सिग्नल न मिलने की वजह से हैरिस अपना संदेश नहीं पहुंचा पाता। इन दोनों के साथ यहाँ एक सैनिक भी था जिसके काने में हैरिस ने नशे की दवा पहले ही मिला दी थी, तो हैरिस खुद उनके पीछे चला गया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब विलियम सिक्योरिटी रूम में अकेले रह गया। वहां नीचे वो लोग लीला के बताए हुए रास्ते पर उन टनल्स में आगे बढ़ रहे थे, मगर कोरी को अपने पेट पर कुछ महसूस हुआ। वो हाथ लगाता है तो किसी ने सिरिंज से वार किया था। वो घबराकर गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग वापस आते हैं। शायद ये वही हो सकता है जिसे विलियम और हैरिस ने सीसीटीवी कैमरास में देखा था। कोरी सबसे कहता है कि यहाँ कोई और भी है, मुझे यकीन है, शायद हमें उसे मारना होगा। जिम कहता है कि ये जगह एक भूल भुलैया है, हम कई दिनों तक यहाँ फंस जाएंगे, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। कोरी उन्हें सिरंज के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी वजह से कोरी की हालत बिगड़ रही थी, खासकर उसकी स्किन। उसमें किसी तरह का बदलाव आ रहा था जिसे देखकर वो काफी घबरा गया। वो बाकी सबको नहीं बताता, जिस वजह से वो पीछे रह जाता है। इस भूल भुलैया में ढूंढना मुश्किल था। बाकी टीम इस बात से अनजान थी, बल्कि वो खुद भी एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां किसी तरह की जहरीली गैस थी। फिर इन्हें जल्द ही पता चल गया। ये वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी एक अजीब सा सूट पहने आदमी इन पर हमला कर देता है। वो जिम की तरफ भी वही सिरिंज फेंकता है जो कोरी को लगा था, मगर इससे पहले कि वो जिम को भी मौत के नींद सुला दे, हैरिस पहुंच गया था जो सूट वाले आदमी पर गोली चलाता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। मगर इस हमले में हैरिस को भी गोली लग चुकी थी क्योंकि एक आदमी हैरिस के पीछे था। खैर स्पेंसर उसे समय रहते मार देता है। अभी उन लोगों का मास्क हटाते हैं। इनकी आंखें बहुत अजीब थी और ये अजीब सी आवाजें भी निकालते थे, मानो जैसे ये इंसान हो ही नहीं। खैर ये लोग आगे बढ़कर किसी तरह उस लैब तक पहुंच गए, लेकिन सबसे पहले उन्हें हैरिस का इलाज करना था जिसे गोली लगी थी। इसलिए डॉक्टर लीला उन्हें एक मेडिकल रूम में ले आती है। लीला पहले भी यहाँ काम कर चुकी थी, इसलिए उसे चप्पा चप्पा मालूम था। हैरिस को वहां लिटा दिया जाता है, जबकि बाकी सब लैब के उस हॉल में जाते हैं जहां पर डॉक्टर एरविन थी। अंदर आने पर वो देखते हैं कि वहां एक लड़की दर्द से तड़प रही थी क्योंकि कुछ समय में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। वो प्रेग्नेंट थी। यहाँ कुछ नई बातें सामने आती है कि असल में यहाँ इस लैब में इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स में लीला ने भी डॉक्टर एरविन के साथ काम किया, मगर किसी वजह से लीला ने ये सब छोड़ दिया। डॉक्टर लीला कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसा मत करना। शायद एरविन ने लीला की बात नहीं मानी होगी। अब वो उससे बदला ले रही है, जैसे उसकी रिसर्च चुरा कर। जिम डॉक्टर एरविन से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो वो बताती है कि ये उनकी टेस्ट स्पेसिमेन एली है। एली के साथ एक मेल स्पेसिमेन भी है, पेरी, जो कि एक यंग लड़का है। असल में लीला इन दोनों हाइब्रिड बच्चों को लेने आई थी, लेकिन जिम को तो कुछ और ही बताया गया था। इसलिए वो लीला पर भड़क जाता है और पूछता है कि वो अजीब से लोग कौन थे जिन्होंने हम पर टनल्स में हमला किया। तो एरविन कहती है कि वो उसके असिस्टेंट है जिन्हें उसने ट्रेन किया है। वो इस बंकर की सुरक्षा करते हैं। असल में वो एक नाकाम प्रयोग का नतीजा था जो अब चूहों की तरह इन टनल्स में रह रहे हैं और वो इंसानों की तरह बिना मांस के सांस भी नहीं ले सकते। जिम लीला से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 आदमी मारे गए। बंकर में पहली गैस की वजह से एंटोनियो की हालत भी बिगड़ रही थी। इससे पहले कि हम में से किसी और की जान चली जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा।
लीला कहती है कि हम एली को इस हालत में नहीं ले जा सकते, हमें उसकी डिलीवरी का इंतजार करना होगा। जिम लीला से पूछता है कि 6 हफ्ते पहले तक तुम इसी लैब में काम कर रही थी, एरविन तुम्हारी बॉस थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम उसके खिलाफ हो गई? तो लीला ठीक से इसका जवाब नहीं देती। तब जिम कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना होगा। जिम एरविन से पूछता है कि इस लैब में आखिर चल क्या रहा है, तो एरविन बताती है कि सोवियत यूनियन ने विज्ञान पर बहुत पैसा लगाया है ताकि वो साइंस को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करे। रशियन बाकी फील्ड्स में तो आगे थे, मगर जेनेटिक्स उनकी बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ये काम करने का ऑफर दिया। रूस की जमीन पर हमें 2.5 लाख साल पुराना एक मेटियोर मिला जिसके अंदर एक रहस्यमय डीएनए था। इस डीएनए को निकालने के लिए उन्हें मेरी जरूरत थी ताकि उसे नए हथियार बनाए जाए, मतलब बायोलॉजिकल वेपन। बाकी देश आगे बढ़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, मगर हमारे पास एक छुपा खजाना था, एक ऐसा हथियार जिसका कोई मुकाबला नहीं। जिम कहता है कि तुमने पैसों के लिए खुद को बेच दिया, तो एरविन कहती है कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, उन्होंने मुझे पैसों से भी कुछ बेहतर दिया। इस प्रयोग में मुकम्मल आजादी, यहाँ कोई नियम नहीं, मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ, कोई रोकने वाला नहीं, और बदले में मैं रूस को एक घातक हथियार दूंगी। इसके बाद वो उन्हें पेरी के पास ले जाती है, यानी उस दूसरे हाइब्रिड के पास जो उसने अपने इस प्रयोग से बनाया था। दरअसल पेरी और एली हाइब्रिड थे, यानी आधे इंसान आधे एलियन। मेटियोर के अंदर जो डीएनए था, अब आधा डीएनए इनके शरीर में था। ये लगते 16-17 साल के बच्चे हैं, पर असलियत में इनकी उम्र बस 5 साल ही है। इनकी आंखें भी बहुत अजीब थी और गले में सांस लेने की एक अलग जगह भी थी। एरविन बताती है कि पेरी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी इंसानों से अलग है और वो खुली हवा में ज्यादा देर सांस नहीं ले सकते, इसलिए उन्हें इस फैसिलिटी में रखा जाता है। पर अब जो बच्चे इनसे पैदा होने वाले हैं उनमें ये कमजोरियां नहीं होगी। ये सब जानकर जिम और एंटोनियो हैरान थे। पेरी उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। निकलने से पहले पेरी एंटोनियो को उसका बैग उठाकर देता है। एंटोनियो को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन दरअसल पेरी ने उसका सेल फोन चुरा लिया था और वो उसे हैरानी से देखता है। वैसे तो एरविन का कहना था कि ये इतने अक्लमंद नहीं, ये बस जानवरों की तरह कुछ बातें ही समझ सकते हैं। एरविन ये भी बताती है कि लीला तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तभी स्पेंसर वहां आकर बताता है कि एली की हालत बिगड़ रही है, उसे बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर एरविन उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था उस पर, और एली दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर एरविन कहती है कि उन्हें इसका सी सेक्शन करना होगा। वो एली को तो नहीं बचा सकते, लेकिन उन्हें बच्चे को बचाना होगा। एंटोनियो से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो अपनी गन निकालती है और उस हाइब्रिड लड़की पर गोली चला देती है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। ये देखकर एरविन कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। लीला कहती है कि तुम अभी भी सी सेक्शन कर सकती हो। तो एरविन बताती है कि एली के मरने से उसका बच्चा भी मर चुका है, तुमने लाखों डॉलर्स बर्बाद कर दिए। ये सुनकर एंटोनियो उन पर चिल्लाती है क्योंकि उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। जिम उसे शांत करने की कोशिश करता है। बाद में लीला जिम से कहती है कि एरविन का काम खत्म हो गया, इसलिए अब उसे मारना होगा। जिम कहता है कि मैं यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आया था और ना ही मैं कोई कातिल हूँ। वो मेसन से कहता है कि अपना सामान उठाओ, हम ये मिशन छोड़कर जा रहे हैं। तब लीला कहती है कि तुम्हें इस काम के लिए $2 मिलियन मिलेंगे। जिम को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन मेसन लालच में आ गया था, इसलिए वो जिम को ही मारने लगा। वो उसे बंदी बनाता है। इस बीच एंटोनियो पेरी के पास जाती है। वो उसे एक बच्चा समझ रही थी, लेकिन तभी पेरी उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी हड्डियां बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई। पेरी ने अपने पास कुछ हथियार भी छुपा रखे थे। असल में वो फोन चुराना उसका एक प्लान था। उसके पुर्जों से उसने अपने लिए कुछ बनाया था। वो एक बच्चे की तरह दिखावा तो कर रहा था, मगर अंदर से वो बहुत इंटेलिजेंट था। वो बस यहाँ से निकलने के इंतजार में था और अब ये मौका उसे मिल चुका है। सबसे पहले वो अपनी गर्दन में एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो अब बाहर भी सांस ले पा रहा था। यहाँ से वो ऑपरेशन रूम में जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। वो एली की लाश को बहुत गौर से देख रहा था। एरविन उसके पास जाकर पूछती है कि वो अपने टेंट से बाहर क्या कर रहा है। तब पेरी ने अपने हथियार से उसका सर उड़ा दिया और ऐसा करते ही वो वहां से भाग जाता है। इन हाइब्रिड्स के पास कुछ शक्तियां भी होती है, मगर एरविन को नहीं मालूम। बस हम ऑडियंस को ये दिखाई गई कि ये चीजों को बिना छुए हिला सकते हैं। इस बीच जिम मेसन से बंदूक छीनकर कहता है कि अब जैसा वो कहेगा सभी वही करेंगे। सबसे पहले वो पेरी को देखने जाते हैं। वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी।
लीला जल्दी से उसका इलाज शुरू करती है। जिम और मैसन आसपास देखने जाते हैं ताकि वहां से निकलने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ सके। इस बीच लीला अंटोनियो के साथ थी, लेकिन उन दोनों की जाते ही लीला उसे मार देती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि लीला का अपना ही कोई प्लान है। इसके बाद वो हैरिस को भी मारने जाती है, लेकिन हैरिस ने अपने हाथ में ग्रेनेड खोल दिया था। उसे अंदाजा हो चुका था। जैसे ही लीला को पता चला, वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेनेड पड़ने से वो बुरी तरह घायल हो गई और हैरिस भी मारा गया। धमाके की आवाज सुनकर मैसन जब वहां देखने गया, सबकी लाशें देखकर उसके होश उड़ गए। वापस आकर वो जिम को बताता है कि सभी मारे गए हैं, बस हम ही बचे हैं। ये सुनकर स्पेंसर बौखला जाता है, क्योंकि मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। इसलिए स्पेंसर कहता है कि हमें एक साथ यहाँ से निकलना चाहिए। वो उन्हें एक लिफ्ट के पास ले जाता है, जिसके बारे में सिर्फ लीला को और उसे पता था। स्पेंसर बहुत गुस्सा था, क्योंकि लीला के मरने से अब उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लीला अभी भी जिंदा है। खैर थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुक गई। जैसे ही स्पेंसर बाहर जाने लगा, लोहे का एक रॉड उड़ता हुआ उसके चेहरे पर लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर दरवाजे से एक भयानक हाथ अंदर आता है, जिसने मैसन को दबोच लिया। जिम उस पर गोलियां चलाता है, जिससे मैसन की जान बच गई। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि कॉरी था, जिसकी ये हालत उस इंजेक्शन की वजह से हुई थी। वो म्यूटेट हो चुका था। खैर किसी तरह वो दोनों बाहर आ गए। बाहर गोलियां चल रही थी। वहां उन्हें विलियम भी मिल गया। असल में वो पहले ही पकड़ा गया था और उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। उसे लेकर वो एक जगह छुप गए, ये देखने के लिए कि वहां के सैनिक आखिर किस पर गोलियां चला रहे हैं। तभी उन सबके सर फटने लगते हैं और पेरी उनके सामने था, यानी वो हाइब्रिड। अब मैसन कहता है कि मैं उसके सामने जाऊंगा, इससे उसका ध्यान मुझ पर जाएगा। जैसे ही वो मुझ पर हमला करे, तुम उसे मार देना। मैसन उसके सामने तो गया, लेकिन अचानक पेरी के हथियार ने काम करना बंद किया। मैसन उसका मजाक उड़ाने लगा, मगर पेरी शक्तिशाली था। वो उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। जिम तैयार था उसे मारने के लिए, मगर लीला अब भी जिंदा थी। वो जिम का हाथ शूट कर देती है। विलियम के पास भी गन थी, इसलिए वो लीला को खत्म कर देता है। गन लिए जिम उस हाइब्रिड के पीछे गया, मगर उसे मार नहीं पाया और पेरी यानी वो आधा एलियन आधा इंसान वहां से जिंदा निकल जाता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि जिम पकड़ा जा चुका है और वो हाइब्रिड एक शहर में आजादी के साथ घूम रहा है। कौन जाने उसे सिर्फ आजादी चाहिए थी या वो दुनिया को बदल दे। यहीं पर द हाइब्रिड नाम की इस फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि सोवियत एक्सपेरिमेंट्स को लेकर काफी कॉन्स्पिरेसी थीरीज है, तो उन्हीं थीरीज को लेकर ये फिल्म बनाई गई है। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी और कहानी में।